वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर की। तो लेक्चर नंबर 8 है आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। तो इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। जो बाकी 7 लेक्चर्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री VLW करके प्ले लिस्ट है तो वो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें, कम्युनल अवार्ड से पहले की जो हिस्ट्री है, 1932 से पहले की जो हिस्ट्री हमने 7 पार्ट्स के अंदर कवर की हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम कम्युनल अवार्ड से आगे की हिस्ट्री देखने वाले हैं। तो पॉइंट वाइज हम देखेंगे, ज़्यादा फालतू की बातें यहाँ पर नहीं की जाएंगी, सिर्फ वही बातें देखी जाएंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो कम्युनल अवार्ड है ये कब आया था? ये आया था 1932 को, 16 अगस्त 1932 को आया था। और किसने अनाउंस किया था? ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड। तो ये बड़ी ही कंट्रोवर्सी हो गई थी, जैसे कि अंग्रेज़ों का पहले से चला आ रहा था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। जैसे कि 1909 में जो इंडियन कौंसिल एक्ट, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए रखे गए। उससे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। ये सारे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ थी अंग्रेज़ों की। तो ये हमारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर थे उनको समझ आ गया था कि भाई ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी है डिवाइड करके रूल करने की। तो इस केस में कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ कि इसमें रामसे मैकडोनाल्ड के जो अनाउंस किया था, इसमें मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस ऑलरेडी हैव बीन रिकॉग्नाइज इन माइनॉरिटीज़। ये आपको पहले ही डिफरेंट तरीके से इन्होंने माइनॉरिटीज़ को इनको करार दिया गया था, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस को। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कम्युनल अवार्ड में डिक्लेयर किया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं also to be minorities and entitle them a separate electorate। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रोड रखने का यहाँ पर फैसला लिया गया कम्युनल अवार्ड में। तो ये चीज़ गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांधी जी हुआ यरवदा जेल पूना में थे इस वक्त, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये नहीं गए थे गांधी जी, और काफ़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर नहीं गए थे। तो इस केस में इनको जेल में डाला हुआ था। तो यरवदा जेल के अंदर ही गांधी जी ने फास्ट अन टू डेथ जो है वो स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट इट, कि कम्युनल अवार्ड के खिलाफ। गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज़ के, कि गांधी जी समझते थे कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की है। तो यही आपने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं कम्युनल अवार्ड के, जो 1932 में हुआ। रामसे मैकडोनाल्ड ने ये अनाउंस किया था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को भी माइनॉरिटीज़ करार दिया और इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का अनाउंसमेंट हो गई थी। ये आपने याद रखना है डिप्रेस्ड क्लासेस के रिलेटेड। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि गांधी जी ने जो है फास्ट अन टू डेथ जो है वो स्टार्ट कर दी थी यरवदा जेल के अंदर ही 1932 में। ओके, आई होप यू गॉट दिस कम्युनल अवार्ड। अब बात करें, कम्युनल अवार्ड था, गांधी जी और बहुत सारे और लोगों ने भी फास्ट रख लिए, फास्ट अन टू डेथ जो है रख लिए थे, भूख हड़ताल पे चले गए थे। तो पूना पैक्ट जो है इसके बाद आया। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट किसके बीच में, अगर ये पूछा जाए, डेट आपको सीधा साल याद रखना है 1932। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ में थे और गांधी जी जो फॉरवर्ड क्लासेस के बिहाफ में थे। तो ये जो पूना पैक्ट आपको याद रखना है, इट इज़ द पैक्ट विच साइन बिटवीन BR अम्बेडकर एंड MK गांधी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, कम्युनल अवार्ड आप याद रखना, सीक्वेंस में समझना हिस्ट्री को, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का फैसला हुआ। तो उसके बाद कम्युनल अवार्ड की जस्ट बाद जो है पूना पैक्ट आया, जिसमें क्या हुआ, डॉक्टर BR अम्बेडकर और MK गांधी जी ने एक पैक्ट पास किया, जिसमें क्या फ़ैसला हुआ, इन दिस आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस जो है वो अबंडन किया गया। कि इन्होंने कहा भाई ये हम नहीं लेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फाइनली साइन हो गया था इन दोनों के बीच में। बट द सीट्स वर, लेकिन सीट जो है उनके लिए रिज़र्व की जाएंगी प्रोविजनल लेजिस्लेचर में, और वो इंक्रीज़ की जाएंगी 71 से 148। तो ये एक फ़ैसला हुआ था। और 80% सीट रिज़र्व का ये फैसला किया गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इंपीरियल लेजिस्लेशन में भी की जाएगी। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं, आपको सिंपली पॉइंट याद रखना है, पूना पैक्ट इज़ अ साइन बिटवीन डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड MK गांधी। और इसमें क्या डिसाइड हुआ था
कि सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस को ख़त्म किया जाएगा, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं किए जाएंगे, रखे जाएंगे। तो ये और लेकिन इनको रिजर्वेशन 18% से ज़्यादा दी जाएगी। ये पॉइंट्स यहाँ पर डिसाइड हुआ था। दस द पूना पैक्ट एग्री अपॉन द जॉइंट इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड जो होंगे जॉइंट होंगे, इसी पॉइंट पे एग्री हो गया था पूना पैक्ट में। तो ये पॉइंट आपने आया था पूना पैक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनके बीच में साइन हुआ था और क्या था इसके बीच में। आगे हम बात करें, इसके बाद एक नोट यहाँ पर लिखा है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स, जैसे ऑल इंडिया इन एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो आपको पूछा जाए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो कब स्टार्ट की गई थी? 1932 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके GD बिरला थे। इट वाज लेटर कॉल्ड हरिजन सेवक संघ, इसको बाद में कहा गया था। एंड गांधी जी आल्सो स्टार्टेड, इसी के साथ साथ गांधी जी ने एक वीकली स्टार्ट किया था, वीकली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था हरिजन। तो हरिजन सभा भी बनाई गई थी। तो ये हरिजन जो है, आपको पूछा जाए किसने स्टार्ट किया? हरिजन गांधी जी ने। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। GD बिरला जो थे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। पूना पैक्ट हो गया। अभी तक हमने दो बातें की हैं। एक तो कम्युनल अवार्ड जो रेमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड रखेंगे, तो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ कर लिया था जेल के अंदर। फिर हमने पूना पैक्ट देखा, जिसमें BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था एक पैक्ट कि हम जो है ये चीज़ नहीं मानेंगे, सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। हालांकि जॉइंट इलेक्ट्रोड पे इन दोनों ने एग्री किया, लेकिन रिजर्वेशन दी जाएगी कुछ हद तक। इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया। आपको मैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने बता दिया था, लीडर्स गए थे लेकिन एग्री नहीं हो पाए। पहले में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए ही नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी भी नहीं। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये चले गए थे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो अब हम बात करें, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया। इसमें आपको बता दूं ये बिल्कुल फ्रूटलेस है। दिस इज़ फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मीन्स बिल्कुल बेकार गई ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इस दौरान में मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स वर इन प्रिजन। तो अक्सर आप देखें मैक्सिमम लीडर जो है वो जेल में थे, तो कहाँ से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। ये दो आदमी जो थे, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो है, जिसको अखिल भारतीय किसान सभा कहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो है, ये सहाजानंद सरस्वती ने स्टार्ट की थी। दिस इज सहाजानंद सरस्वती, 1936 में ये स्टार्ट की गई थी। ओके, सो दिस इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये आप पॉलिटी में भी पढ़ लोगे, तो इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ। तो सबसे पहला है इस पे पॉइंट के वाइट पेपर था, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाइट पेपर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज रिजल्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू स्टडी द साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है लास्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसी के बारे में डिसाइड करना था कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना है उसमें क्या करना है। जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने कहा था वी आर प्रोवाइडेड विद कार ऑल ब्रेक्स नो इंजन। ये पॉइंट आ गया याद रखने का। आपको पूछा जाए ये किसने कहा था, ऑल वी आर प्रोवाइडेड विद द कार दैट ऑल ब्रेक्स नो इंजन, ऐसी कहा जिसमें सभी ब्रेक्स हैं, इंजन कोई नहीं। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ख़ास चीज़ें क्या हुई। एक तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन लाया गया, जिसमें अपर हो जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लोअर हो जिसको फेडरल असेंबली कहा गया। तो ये इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया। उसके बाद 3 लिस्ट आई, जैसे कि फेडरल जो सेंट्रल लेवल पे थी, प्रोविजनल लेवल पे और कंकरेंट जो दोनों लेवल पे रही हैं, ये लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए लिस्ट बनाएगी। उसके बाद ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करें, कुछ मैन पॉइंट जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल लेवल, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ये सारे कंसेप्ट इसमें लाएगी। तो मैं यहाँ डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ये पॉलिटी में आप देख लोगे अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ी हो। तो आगे हम सीधा चलते हैं। यहाँ पर
प्रोविजनल इलेक्शंस, अब सीधा 1942 पे आएगी मेन बात, लेकिन थोड़ा सा बीच में हम नज़र लगा लेते हैं। प्रोविजनल इलेक्शन 1937 के हुए हैं, जिसमें 1937 में एक इलेक्शंस हुए, जिसमें क्या हुआ कि 11 प्रोविंसेस पे इलेक्शन हुए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 सीटें 11 में से जीती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म द मिनिस्टर इन 8 आउट ऑफ 11 स्टेट्स। 8 स्टेट्स में 3 में बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं बन पाए, बाकी सारी की सारी जो प्रोविंसेस थे उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के मिनिस्टर्स बने। गांधी जी कॉल्ड सुभाष, ये पॉइंट याद रखना, दिस इज़ द पॉइंट। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस अमंग द पैट्रियट का नाम दिया था, खिताब, प्रिंस अमंग द पैट्रियट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस अमंग द पैट्रियट। आपको ये पूछा जा सकता है प्रिंस अमंग द पैट्रियट किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। किसने कहा था? गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, ये भी क्वेश्चन है कि फादर ऑफ नेशन गांधी को किसने कहा था? गांधी जी को फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और ये कब कहा गया? इन रेडियो ब्रॉडकास्ट रंगून 1944 में। ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक दूसरे का नाम आपको याद रखा कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन 1944 में कहा था, एक रेडियो ब्रॉडकास्ट जो रंगून से रेडियो चलाया जा रहा था इनके द्वारा, तो ये वहाँ पर रेडियो में कहा गया था। उसके बाद अब बात एक आती है यहाँ पर डिमांड फॉर पाकिस्तान। डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है ये, इसके बारे में हम देखें, सबसे पहले 1930 में जो है एक उर्दू पोइट जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल, इन्होंने आइडिया दिया था सबसे पहले। आपको पूछा जाए हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, तो 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इन्होंने क्या सुजेस्ट किया कि फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर टू बिकम द मुस्लिम स्टेट विद द फेडरेशन। तो ये आइडिया दिया था, पाकिस्तान का नाम नहीं दिया था, लेकिन कहा था कि एक मुस्लिम स्टेट जो है बननी चाहिए इन प्रोविंसेस को मिलाकर। ओके, तो चौधरी रहमत अली जो थे, इन्होंने 1933 में पाकिस्तान की टर्म दी थी कि वोट पाकिस्तान जो है इन जो स्टेट्स, ये जो प्रोविंस बनाया जाए, इकबाल ने कहा था, तो उसका नाम पाकिस्तान जो है ये चौधरी रहमत अली खान ने रखा था। ये पॉइंट 2 याद रखना है। इसके अलावा बात करें, मुस्लिम लीग पास द प्रपोजल सेपरेट पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि सेपरेट पाकिस्तान होना चाहिए, एंड इट्स लाहौर सेशन जो इनका हुआ था यहाँ पर, इन विच इज़ कॉल्ड द जिन्नास टू नेशन थ्योरी। आपको पूछा जाए जिन्नास टू नेशन थ्योरी क्या थी? जिन्नास टू नेशन थ्योरी यही थी कि पाकिस्तान को सेपरेट किया जाए। 1943 की बात करें, कराची सेशन में मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन जो है कराची सेशन में 1943 में मुस्लिम लीग ने किया था। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो। आगे हम बात करते हैं अगस्त ऑफर। मैंने कहा 42 से आगे, 1942 क्रिप मिशन से आगे हिस्ट्री का मैन पॉइंट्स आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अगस्त ऑफर को भी देख लेते हैं। ब्रिटिश वांटेड टू गेट द सपोर्ट इन इंडियन इन सेकंड वर्ल्ड वार। आपको मैं बता दूं 1939 से सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी, जहाँ पर ब्रिटिश बहुत ख़तरे में आया था। पूरी दुनिया की, यानी खास करके जापान और कुछ कंट्रीज जो थी इस पर भारी पड़ रही थी। तो ब्रिटिश चाह रही थी कि जो इंडियंस हैं ये हमें सपोर्ट करें इस सेकंड वर्ल्ड वार में। तो इस केस में बहुत जो है हेल्प इन्होंने मांगी। ब्रिटिश वांटेड टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस इन सेकंड वर्ल्ड वार। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन रामगढ़ बिहार में जो सेशन हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद के प्रेसिडेंटशिप में पास्ट रेजोल्यूशन टू सपोर्ट। तो रेजोल्यूशन पास हो के हाँ भाई ठीक है सपोर्ट करेंगे हम अंग्रेज़ों की सेकंड वर्ल्ड वार में। इफ़ द प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इज़ सेटअप सेंटर, लेकिन एक शर्त थी कि भाई अगर प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट जो है सेटअप होती है सेंटर पे, तो लॉर्ड लिंथिंगो जो है प्रपोज ऑफर विच इज़ कॉल्ड अगस्त ऑफर। तो लॉर्ड, देखो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगस्त ऑफर आपको पूछा जाए किसने प्रपोज किया था, इट इज़ प्रपोज बाय लॉर्ड लिंथिंगो, जो इस वक्त के वाइस राय थे इंडिया के 1940 के दौर के। तो इन्होंने प्रपोज किया था कि भाई हम आपको प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, ये करेंगे वो करें, बहुत सारे वादे किए कि आप हमारी मदद करो सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर भी बात बनी नहीं। तो अब क्या हुआ कि एक और मिशन आया जिसमें सपोर्ट के लिए कहा गया, यहाँ पर लाया गया है क्रिप मिशन 1942 के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स जो जिन्होंने भेजे
सर स्टीफन क्रिप्स को भेजा था, इसीलिए इसको क्रिप मिशन कहते हैं। स्टीफन क्रिप हेड था इस मिशन का, और ये मिशन आया इंडिया में टू सेटल द टर्म विद द इंडियन लीडर्स। अगस्त ऑफर में बात बनी नहीं, और जो इंडियंस लीडर्स थे वो सेकंड वर्ल्ड वार में आने के लिए राज़ी नहीं थे। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक और प्रपोज़ल लाया जिसमें कहा गया कि भाई ये चीज़ें हम आपको देंगे, तो आ जाओ हमारे साथ, मदद करो हमारी। चीज़ें क्या क्या थी इस मैन प्रपोज़ल में, इस क्रिप मिशन में क्या क्या बातें कहेंगी। इसमें कहा कि जो इंडियन यूनियन है इसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आफ्टर द वार। जो ये वार ख़त्म होती है हमको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। फ्री टू पार्टिसिपेट इन यूएन एंड इंटरनेशनल बॉडीज़, यूएन में और इंटरनेशनल बॉडीज़ में आप फ्रीली पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रपोज़ल था क्रिप मिशन के अंदर, तो ये पॉइंट्स याद रखना। क्रिप मिशन का पहला प्रपोजल ये था। दूसरा कहा कि आफ्टर द एंड ऑफ वार, जब वार ख़त्म हो जाएगी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, वुड बी कन्वीन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो ये पॉइंट भी रखा गया क्रिप मिशन में कि पहला तो आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, दूसरा कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, और तीसरा पॉइंट कहा गया कि इन द मीन वाइल, लेकिन एक पॉइंट साथ में कहा कि डिफेंस और वाइस राय की पावर जो है वो ब्रिटिश के हैंड में ही रहेगी। ये चीज़ आपको पहले ही बता देते हैं। ये 3 पॉइंट्स के हैं, 2 चीज़ें दी क्या कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगी, लेकिन डिफेंस और वाइस राय की जो पावर है वो अंग्रेज़ों के पास ही रहेगी, ब्रिटिश के पास। ये क्रिप मिशन की में प्रपोजल थे, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि भाई ये नहीं चलेगा, हम नहीं इस पे मानने वाले। तो इन्होंने कहा कि ऑफर डोमेन स्टेटस का जो था इंस्टीड प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि कहा कि डोमेन स्टेटस नहीं चाहिए अब हमें तो होना चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये पहला पॉइंट कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस में था, जो कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया इस प्रपोज को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बाय नॉमिनीज नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस, तो कह रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट जो थी रिप्रेजेंट नॉमिनीज उस पर किए जाएँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से नहीं। प्रिंसली स्टेट में नॉमिनीज सेलेक्ट किए जाएँ, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं की जाए इलेक्शन में हो। राइट टू प्रिवेंट टू सक्सीड एज द इवेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल नेशन यूनिटी, ये कोई खास पॉइंट नहीं है। एब्सेंस ऑफ एनी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, ये पॉइंट कहा भाई बातें ही आपने की हैं, कोई इमीडिएटली हमें कोई पावर तो नहीं दी है स्क्रिप्ट मिशन के द्वारा कि आप भाई ये लो आपकी ये पावर है, अब आ जाओ मदद करो। बातें ही की, इसलिए कहा इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर कोई भी नहीं हुई। तो ये इस तरह से फाइनली रिजेक्ट कर दिया क्रिप मिशन को। एक और पॉइंट है कि गांधी जी ने डिस्क्राइब किया क्रिप मिशन को अ पोस्ट डेटेड चेक। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ पोस्ट डेटेड चेक जो है किसको कहा गया था, कौन से प्रपोजल को, तो क्रिप मिशन को कहा था गांधी जी ने कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। इसी में नेहरू जी ने ऐड किया, नेहरू जी ने एक वर्ड यूज़ किया कि ऑन अ क्रैशिंग बैंक। गांधी जी ने कहा कि ये क्रिप मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है, और नेहरू ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, और कहा कि ऑन अ क्रैशिंग बैंक, एक क्रैशिंग बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ये क्रिप मिशन। तो क्रिप मिशन के बारे में आई होप आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, और ये आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे फिर ही जाकर आपको समझ आएगी। आगे हम बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इसको पूरे ज़्यादा डिटेल में देखें। तो जो ही पॉइंट है हम सीधा सीधा बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट तो ये हुई थी 1942 में। वर्धा प्रपोजल भी इसको कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, और लीडरलेस रिवॉल्ट, ये 3 वर्ड याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट को वर्धा प्रपोजल भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, और लीडरलेस रिवॉल्ट भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कहाँ पर स्टार्ट हुई? मुंबई के ये ग्वालिया टैंक मैदान जो है, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। मुंबई में एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक मैदान, जिसका मैदान का नाम पड़ गया था अगस्त क्रांति मैदान, बाद में नाम पड़ गया। इज़ द प्लेस वेयर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी। MK गांधी जी ने ये जो मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति मैदान में लॉन्च की थी। कब? 8 अगस्त। पहली ऐसी चीज़ है जो आपको डेट याद रखनी है, बाकी का सिर्फ ईयर याद रखना है। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई बाय MK गांधी। गांधी जी ने स्लोगन दिया था, सबको मालूम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, डू और डाई का स्लोगन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी ने
दिया था। गांधी एंड ऑल अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर इम्प्राइजन्ड। ऑपरेशन 0R आपको बता दूं स्टार्ट हो गया था, ऑपरेशन 0R स्टार्ट हो गया था, जिसमें सभी जो लीडर जो आवाज़ उठा रहे थे उनको अंदर डाल दिया था जेल में। तो ये आपने याद रखना, ऑपरेशन 0R कब हुआ था, अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग द गांधी जी प्राइजन में इनको डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। गांधी जी केप्ट एट आगरा खान पैलेस में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो आगरा खान पैलेस में आगा खान पैलेस में रखा गया था पूना में। और कुछ इसको एक इम्पॉर्टेंट कुछ अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इस दौरान भी हुई जो आपको बता दूं। जेपी नारायण एंड अरुणा आसफ अली, जिसको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को, इन्होंने होस्टेड द कांग्रेस फ्लैग एट ग्वालिया मैदान। ग्वालिया मैदान पे जो अगस्त क्रांति मैदान जो मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे कांग्रेस का फ्लैग किसने होस्टेड किया था, लहराया था, वो थे आपके जेपी नारायण और अरुणा आसिफ अली। ये पॉइंट एक याद रखना है। दूसरा है कि आपको अंडरग्राउंड कांग्रेस का रेडियो जो है, एक अंडरग्राउंड रेडियो भी चलाया गया क्रांति के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो ये किसने चलाया था, उषा मेहता ने। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट वाज नॉट सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड कम्युनिस्ट। मुस्लिम लीग्स और कम्युनिस्ट ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, ये सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रपोजल में थे। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्विट इंडिया। अब इसके अलावा और ख़ास बातें नहीं है। एक आपको आगे दिखेगा क्रिप में अपना एक और पॉइंट आगे आपको देखना होगा जो हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान। तो बाकी इतना ज़्यादा इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। CR फार्मूला आपको सिंपल याद रखना है, कब आया 1944 में, किसने दिया, C गोपालाचार्य ने। और इसमें और कुछ खास बात नहीं थी। फार्मूला जो था फॉर कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में एक फार्मूला बना लीग कॉपरेशन के लिए। इट वाज फैसिड एक्सेप्टेंस ऑफ द लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो सिंपली था कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो डिमांड थी इसको एक्सेप्ट कर लिया था CR फार्मूला जो था, जो यानी एक जो CR फार्मूला किसने लाया, राजा गोपालाचार्य ने। और इस फार्मूले में कहा गया कि भाई ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो डिमांड रखी है पाकिस्तान के लिए उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का थोड़ा सा आपने याद रखना है, आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। और फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो मोहन सिंह ने स्टार्ट की थी। और सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी बाद में जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही स्टार्ट की थी। दोनों का नाम याद रखना, मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस आल्सो फॉर्म्ड। सुभाष चंद्र बोस ने, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक और झांसी की रानी रेजिमेंट जो है ये भी दोनों सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट की थी। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सीधा हम आ जाते हैं, इस नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रायल्स हुई थी रेड फोर्ट दिल्ली में 1945 में, ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं वेवल प्लेन। तो वेवल प्लेन को जो है आपको बता दें, दिस इज़ आल्सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रफली रीड आउट इट, ठीक है। इसको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लें। बट शिमला, दीज आर नॉट, ये आपको मैं बता रहा हूँ दोनों पॉइंट्स हैं, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको ज़रा मैं बोलूँगा तो लंबा चले जाएगा, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर इसको एक बार रीड आउट करें। तो फिर हम आगे चलते हैं, जो एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म। तो ये हमारा लास्ट जो पॉइंट आने वाला है वो आपका है कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस पे हम बात करेंगे। और अगर हम JK SSB लेवल की बात करें तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान कब लाया गया, 1946 में। आपको दूसरा पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, इसके किसने ये डिक्लेयर किया था, ये PM जो थे, PM इंग्लैंड के, दैट इज़ ब्रिटिश के PM उस वक़्त लॉर्ड एटली थी। लॉर्ड एटली ने डिक्लेयर किया था, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था इंडिया के अंदर। तो ये पॉइंट याद रखना, लॉर्ड एटली। और ये भी पूछा जाता है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड एटली। दोनों पॉइंट आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड एटली याद रखना है, ठीक है। 46-47 के दौर में ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली थी। और ये जो मिशन भेजा गया इसमें 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टिफर्ड क्रिप और AV एग्जलेंडर। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। और इनमें जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे ये
हेड बनाए गए थे इस कैबिनेट मिशन प्लान के। और ख़ास बात ये हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया है इसी मिशन के तहत, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रोविजंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया इसी मिशन के तहत। तो ये आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखना है। तो ये भी आप इसको देख सकते हो, एक बार वीडियो पास करके इसको रीड आउट कर सकते हैं, या यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम मी, व्हाट्सअप करके आप नोट्स लिख सकते हो, उसको अच्छे से रीड आउट करें। तो इसमें उतना ज़्यादा समझाने का कुछ खास नहीं है। कुछ प्रोविजंस थे इस मिशन के अंदर रिगार्डिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ग्रुप्स बनाए गए, कुछ आपको रफली बता देता हूँ, जिसमें कुछ ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में हम बात करें तो 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस रखेगी, जैसे बॉम्बे, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस रखेंगे। और ग्रुप बी में 3 जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस रखेंगे, जैसे सिंध, पंजाब और NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ओके। और इसके अलावा ग्रुप सी जो है इसमें असम और बंगाल रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो ज़रूर देखें। और PDF जो है इसको व्हाट्सअप मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको जो है वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मेमोरी अभी फुल हो जाएगी और कट हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं आगे ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। तो इसको आप ज़रूर एक बार रीड आउट करें स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो मैं आपको फिर से दे देता हूँ, 7051014488 पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर 2-3 बार रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आप उसको देखेंगे। माउंटबेटन प्लान के बारे में भी आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हुई। माउंटबेटन प्लान में ख़ास चीज़ ये हुई थी कि इंडिया को डिवाइड किया गया था, इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट में, ये माउंटबेटन प्लान के तहत ही हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसके अलावा पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, फाइनली इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया था। ब्रिटिश के PM जो PM एटली थे इस वक्त, तो ये पास हो गया था। इसके बाद हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया गया था। ये पॉइंट्स भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्रीज़ के जितने भी लेक्चर हैं आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और VLW की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑलमोस्ट होने वाला है। कंप्यूटर का कंप्लीट हो चुका है और जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।